हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लास। आज हम हमारी नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, पहले तो हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए, उसके बाद हम इसकी एडजस्टमेंट करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो एक ऐसी डेफिनेशन हम ले सकते हैं इसके लिए कि डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर दोज विच आर रिवेन्यू इन नेचर बट देयर बेनिफिट्स लास्ट मोर देन 1 ईयर। एक्चुअल में क्या होता है कि जो एक्सपेंसेस रिवेन्यू इन नेचर होते हैं, उन एक्सपेंसेस के बेनिफिट्स जो होते हैं वो विद इन 1 ईयर कलेक्ट हो जाते हैं। मीन्स उनके बेनिफिट जो हमें रिसीव होने होते हैं वो 1 साल में रिसीव हो जाते हैं। बट डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर हैं जिनको खर्च किया गया है एज ए रिवेन्यू, लेकिन इनकी जो बेनिफिट्स हैं वो लॉन्ग लास्टिंग है, वो लगभग 3 से 7 साल के लिए एस्टिमेटेड होते हैं। ठीक है, तो इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल लिया जाता है एडवर्टाइजमेंट। देखिए, कोई भी फर्म है वो बिना एडवर्टाइजमेंट के अपना मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकती। ओके, क्यों? क्योंकि जब लोगों को किसी फर्म के बारे में पता ही नहीं होगा, उसके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ही नहीं होगी, तो ऐसे में लोग उस प्रोडक्ट को खरीदने में हेजिटेट होंगे। ओके, तो लोगों तक अपनी पहचान बनाने के लिए, लोगों तक अपनी एसेस को बनाने के लिए जो फर्म होती है वो एडवर्टाइजमेंट कराती है। ओके, और एडवर्टाइजमेंट भी ऐसा नहीं है कि हर महीने या हर हफ्ते में 2 हफ्ते में एडवर्टाइजमेंट कराई जाए। आप लोगों ने टीवी वगैरह पे ऐड देखी है तो उसमें देखा है ना, कई ऐड ऐसी होती हैं जो सालों से सेम प्रोसेस में रिपीट हो रही है। एक बार ऐड बनवा ली गई और फिर उसके बाद उसी ऐड को बार बार आप लोगों को प्रेजेंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे जब तक किसी चेंज की ज़रूरत नहीं होती तब तक एडवर्टाइजमेंट सेम रिपीट होती रहती है। तो देखिए बेटा, एडवर्टाइजमेंट की 1 साल में, मतलब एक बार उसके ऊपर एक्सपेंडिचर किया गया, बट उस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट कितने सालों तक अलग अलग रिसीव कर रही है फर्म। ओके, तो इस तरीके के जो एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो एक्सपेंडिचर किया गया है उस एक्सपेंडिचर को पर्टिकुलर 1 साल का एक्सपेंडिचर ना मानते हुए जितने उसके एस्टिमेटेड टाइम पीरियड होता है, यानी कि जितना उसका बेनिफिट का एस्टिमेटेड टाइम है उस टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाता है। ओके, आई होप आप लोगों को डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है उसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उस एग्जाम्पल को समझ के आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट। ए फर्म स्पेंड ₹2 लाख ऑन एडवर्टीजमेंट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट इट्स बेनिफिट विल लास्ट फॉर 4 ईयर। ओके, देखिए, ऑल ओवर अमाउंट जो पे किया गया दैट इज 2 लाख और जो एस्टिमेटेड टाइम पीरियड है वो है आपका 4 ईयर्स। मीन्स जो 2 लाख रुपए आज फर्म एक्सपेंडिचर कर रही है, उस 2 लाख की वजह से इन कमिंग 4 ईयर्स में फर्म को बेनिफिट होने वाले हैं। ठीक है, तो फर्म यहाँ क्या डिसाइड करती है कि जो 2 लाख आज प्रॉफिट में से कम हो रहे हैं उनको हम अगले 4 सालों में राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, मीन्स हम क्या करेंगे, इस 2 लाख रुपए को 4 साल जो हमने लिए, 4 ईयर्स जो लिए, इससे डिवाइड कर लेंगे। मीन्स हर साल का जो एक्सपेंडिचर हम मान के चल रहे हैं दैट इज फॉर ओनली 50,000, 2 लाख डिवाइडेड बाय 4। ओके, अब जैसा कि आप लोगों को पता चल गया कि ये रेवेन्यू इन नेचर है और एक्सपेंडिचर भी है, तो एक तरीके से ये भी डिसाइड कर लीजिए अब कि इसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा। तो देखिए बेटा, जो एडवर्टाइजमेंट है वो सेल्स से रिलेटेड है, प्रोडक्शन में इसका कोई रोल नहीं है। ओके, तो जो चीज़ें सेल्स से रिलेटेड होती हैं उनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें कहाँ लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ओके, तो हमने यहाँ लिखा है टू एडवर्टीजमेंट 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 या 1/4। ओके, तो 2 लाख का 1/4 दैट इज 50,000 रुपीज। मीन्स इस साल के जो प्रॉफिट हमारे इफेक्ट होंगे एडवर्टीजमेंट की वजह से वो 50,000 रुपए से होंगे। ओके, अब देखिए, फर्म की पॉकेट से जो मनी गया है 2 लाख रुपए है,
और फर्म ने जो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्ट किए वो सिर्फ 50,000 रुपये हैं। तो बाकी के जो 1,50,000 रुपीज़ है वो एक तरीके से फर्म ये मान सकती है कि उसके प्रीपेड एक्सपेंसेस है, कि उसने एडवांस में कोई एक्सपेंस किया गया है, ठीक है। और जो एडवांस एक्सपेंसेस होते हैं फर्म की तरफ से वो फर्म के लिए क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो जो बाकी हमारे पैसे बच गए, जो बाकी का एक्सपेंडिचर बच गया है उसे हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। ओके, सेम प्रोसेस ये चलता रहेगा जब तक कि हमारा पूरा अमाउंट खत्म नहीं हो जाता। मीन्स नेक्स्ट ईयर भी हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में से 50,000 रुपीज़ डिडक्ट करेंगे और दूसरा बैलेंस शीट में अब इसमें से 50 और माइनस कर देंगे, सिर्फ 1 लाख रुपए शो करेगा। नेक्स्ट ईयर 50,000 शो करेगा और उसके नेक्स्ट ईयर पूरा राइट ऑफ हो चुका होगा, ठीक है। आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पर, दैट इज फॉर मैनेजर्स कमीशन। लेट अस सी। सो नेक्स्ट टर्म इज मैनेजर्स कमीशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड दैट मैनेजर्स कमीशन इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन। ओके, मीन्स मैनेजर का जो कमीशन है उसे हम एसेंशियल एक्सपेंसेस में मानेंगे या एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो इन केस प्रॉफिट अगर होगा तो ही मैनेजर को दिया जाता है। तो ये चीज़ हमें डिसाइड करनी होती है, क्योंकि देखो एप्रोप्रिएशन में जो चीज़ें आती है वो किसको दी जाती है बेटा, एप्रोप्रिएशन में जो चीज़ें लिखी जाती है वो सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स को दी जाती हैं। बट मैनेजर कौन है, मैनेजर हमारा एक एम्प्लॉय है और उस एम्प्लॉय को जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो फर्म के लिए एसेंशियल बेनिफिट्स एसेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं कि वो उन्हें करने ही पड़ेंगे। ओके, तो जहाँ कंपल्शन आ जाता है वहाँ हम चीज़ों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करते हैं, ठीक है। तो मैनेजर का जो कमीशन होगा वो फर्म के लिए एक कंपल्सरी एक्सपेंडिचर है कि पे करना ही करना पड़ेगा, उसको वो टाल नहीं सकते। दूसरा, मैनेजर जो है वो पार्टनर भी नहीं है तो उसकी तो लायबिलिटी डबल हो जाती है, पे करना पड़ेगा। अब बात आती है कि मैनेजर को कमीशन दिया क्यों जाता है। देखिए बेटा, जब भी हम अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ सरप्लस पे करते हैं तो वो अपने पूरी स्किल्स को यूटिलाइज करते हैं, पूरा मन लगा के वहाँ पे काम कर रहे होते हैं और इस चीज़ का इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलता है हमारी फर्म को। इसीलिए यहाँ फर्म डिसाइड करती है कि हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए क्यों ना अपने मैनेजर को मोटिवेट करें कि वो अपने फुल एफर्ट्स, अपनी फुल स्किल जो है उसे इस काम के लिए यूज़ करें। ओके, तो यहाँ फर्म ये बोलती है कि आप जितना प्रॉफिट कमाओगे उसी के अकॉर्डिंग आपको कमीशन मिलेगा। मीन्स जितने ज़्यादा बेनिफिट फर्म को होंगे उतना ही ज़्यादा कमीशन मैनेजर को मिलेगा और इसी से मोटिवेट होकर मैनेजर जो है वो अपनी पूरी एफिशिएंसी, अपनी फुल स्किल के साथ वहाँ पे वर्क करता है। ओके, तो चलिए अब ट्रीटमेंट देखते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है। जैसा कि अभी हमने डिसाइड किया कि जो मैनेजर का कमीशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस पे चार्ज होगा, तो यहाँ हम डेबिट साइड में, क्योंकि फर्म के लिए तो एक एक्सपेंस ही है ये, इसीलिए टू मैनेजर्स कमीशन हमने डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया, ठीक है। अब सेकेंड चीज आती है कि दूसरी जगह इसे कहाँ लिखा जाएगा, ट्रेडिंग में लिखें या बैलेंस शीट में लिखें। क्योंकि देखो कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जिसकी आप एडजस्टमेंट करते हो वो किसी ना किसी दो स्टेटमेंट में लिखा जाता है। फर्स्ट हमने डिसाइड कर दिया इसे कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा। अब सेकेंडली कहाँ लिखेंगे, सेकेंडली लिखा जाता है इसको बैलेंस शीट में। रीजन क्या है बैलेंस शीट में लिखने का, क्योंकि मैनेजर का जो कमीशन है वो ऑल ओवर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद दिया जाता है। ओके, मीन्स एक ऐसा एक्सपेंस है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने के बाद दिया गया। मीन्स जब पे किया जाएगा तो उस टाइम नेक्स्ट सेशन शुरू हो चुका होगा, इसीलिए इसे एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस माना जाता है। अगर क्वेश्चन में नहीं भी कह रखा तब भी आपको मैनेजर का जो कमीशन है वो बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में शो करना है। ओके, रीजन मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है कि किस लिए हम इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मानते हैं, क्योंकि इसकी पेमेंट जो है जैसे टैक्स पे किया जाता है नेक्स्ट ईयर, ऐसे ही मैनेजर का कमीशन जो है वो नेक्स्ट सेशन में पेमेंट की जाती है।
ठीक है। तो अब हम यहाँ इसकी कैलकुलेशन भी सीखेंगे कि कैलकुलेशन के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। तो बेटा देखिए, अकाउंटिंग में जो हमारे पास मैनेजर का कमीशन होता है उसे कैलकुलेट करने के लिए आपको दो प्रोसेस हैं, उनको फॉलो करना पड़ सकता है। दो आपके पास मेथड हो सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड आता है ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। देखिए, जैसा कि अभी मैंने बताया कि मैनेजर का कमीशन जो है वो ऑल ओवर स्टेटमेंट बनाने के बाद कैलकुलेट किया जाता है या उसको बाद में पे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम अगर क्वेश्चन में ये देखते हैं कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन दिया हुआ है तो आपको कोई टेंशन लेने की चीज़ नहीं है। सिंपल जो भी आपका इंटरेस्ट दिया, फॉर एग्जांपल 10% कमीशन रेट दिया, तो हम सीधा अपने प्रॉफिट का 10% मैनेजर को पे कर देंगे। अगर मान लीजिए आपकी जो फर्म है उसे 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है तो यहाँ मैनेजर का जो कमीशन होगा वो 10% यानी कि 20,000 रुपीज़ हो जाएगा। ओके, लेकिन यही चीज़ अगर आपको आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन दे दी गई सॉरी, तो यही चीज़ अगर आपको आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन दी जाती है तो मीन्स आपने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया उसमें मैनेजर का कमीशन जो है वो पहले से डिडक्ट होना चाहिए, ये मानते हुए कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन बाद में हो रही है तो डिडक्ट कैसे होगा? तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं कि 100/110। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि देखिए बेटा, आपने एक मैथमेटिकली एक चीज पढ़ी होगी, दैट सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये होता था। तो इसमें क्या होता था कि हम कॉस्ट को 100% मान लेते थे, उसमें जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको ऐड कर देते थे, तो 100 + 25 मीन सेल्स जो होती थी वो 25% मान ली जाती थी। ओके, ये चीज अब याद आ रही है आपको कि मैथ्स में हमने ये चीज यूज की थी। अब इसी चीज को हम यहाँ अप्लाई करते हैं। देखिए बेटा, इसने कहा कि प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। एग्जाम्पल अगर हम ले तो हमने लिया था प्रॉफिट 2 लाख रुपए। ओके, तो 2 लाख जो प्रॉफिट था वो कब था? जब मैनेजर को कमीशन नहीं दिया गया था, उसके बाद हमने कैलकुलेट किया था कि मैनेजर का कमीशन कितना होना चाहिए। लेकिन अब जो हमारे पास 2 लाख रुपए बचने चाहिए प्रॉफिट के, वो कब बचने चाहिए? जब हमारा मैनेजर का कमीशन पे किया जा चुका हो। मीन्स एक्चुअल प्रॉफिट कितना होना चाहिए था? कुछ ज्यादा। ओके, तो हम यहाँ क्या मानते हैं कि हमारे पास जो प्रॉफिट दिया हुआ है दैट इज 100% जो एक्चुअल में होना चाहिए था और प्लस 10% इसमें कमीशन ऐड है। मीन्स हम इसको कैसे निकालेंगे कि ये हमारे पास जो 2 लाख रुपए दिए हुए हैं, ये 2 लाख रुपए इक्वल हैं 110% के। तो सिंपल कैलकुलेशन में आ जाएगा कि अगर 110% इक्वल है 2 लाख रुपए के, तो 10% कितने के इक्वल होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको 110 से डिवाइड कर देंगे ताकि 1% पता किया जा सके, और फिर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि 10% पता किया जा सके। ओके, तो समझ में आ गई ये कैलकुलेशन कि हम आफ्टर चार्जिंग जब लेते हैं तो उसमें 110 क्यों लिया जाता है, या जो भी हमारी इंटरेस्ट रेट होती है, 10 कोई फिक्स रेट नहीं है, जो भी फर्म ने डिसाइड की हुई है वो वहाँ पे इंटरेस्ट ऐड होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 10 की जगह 8 ले लिया जाता तो ऊपर भी हम 8 लिखते और नीचे 108। ओके, आई होप आप लोगों को ये दोनों ही कंसेप्ट जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, कि आप लोग जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कीजिए। सो कीप वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।